सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको ये पता है कि सर मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे पहले मैं मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। यदि चैनल पर आप पहली बार आए ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है, और जो पुरानी वीडियो है मॉक टेस्ट के बारे में वो जरूर देख कर आए। तो आपको जैसे आपने थंबनेल पर देखा होगा कि ओलिव बोर्ड का हम मॉक टेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, और ये क्यों एनालिसिस एनालिसिस एनालाइज करना क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन अगर मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहे हैं भाई, तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी मानी जाती है। मतलब मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस में भी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक ओलिव बोर्ड है, सुपर मॉक है, टेक्स्ट बुक है, ऐसे और भी होते हैं। अड्डा 24/7 भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभिनय सर का भी एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल है यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ओलिव बोर्ड जो है वो हर संडे ऑल इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो उनके ऐप पर आप जाकर देखेंगे तो हर संडे ये लाइव में होता है, लाइव टेस्ट होता है। वहां से आपकी ऑल इंडिया रैंक निकल कर आती है। अब इसमें फायदा क्या होता है ऑल इंडिया रैंक से, भाई आपको पता लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर सीजीएल का, एसएससी का, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी एग्जाम देते हैं तो वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, और वहां पर भी रैंक आपकी ऑल इंडिया लेवल में ही आती है। तो यहाँ पर आप जो मॉक टेस्ट ये वाला देते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल का होता है। तो आपका वही की वही जो आप एग्जाम में जाकर देंगे, सेम उसी पैटर्न का ये होता है। और ओलिव बोर्ड का थोड़ा सा एक लेवल हम बोलते हैं कि एग्जाम जैसे ही होता है, और एग्जाम से थोड़ा सा हाई लेवल का ये लेता है। तो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सर यहाँ पर ओलिव बोर्ड का टेस्ट देना जरूरी बात नहीं है, देने से ज्यादा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि इसका जैसे कल संडे था, कल इसका टेस्ट हुआ था। संडे को टेस्ट होने के बाद इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशन आप लोगों के पास नहीं होते। तो मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट की डिमांड ये थी कि सर इसके सॉल्यूशन यदि आप यूट्यूब पर करवा देंगे तो वो बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको पता है कि अगले महीने आपका सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद अभी आपको पता है कि 4-5 दिन में आपका सीजीएल के फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आने वाले समय में एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है आपकी प्रिपरेशन में। और यदि आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं देना स्टार्ट किया तो भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। ऑलिव बोर्ड सच में अच्छे प्रोवाइड करता है, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। आपके स्टार्टिंग में कम नंबर आते हैं, आप इसमें अगर देखेंगे ना तो आपको एग्जाम में जाकर कहीं ना कहीं रिलैक्स फील होगा। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसका लेवल थोड़ा सा ठीक होता है। ठीक है, तो यही सब बातें मैं लेकर आ गया हूँ। आपको पता है कि मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो पूरे 25 क्वेश्चन में यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पर बेसिक से पूरा जो भी हो सकता है सही सॉल्यूशन वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर भाई पहली बार आए हैं तो अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, आपका जो लाइक होता है यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले पहले कुछ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज आर्क लेंथ इज 19 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें बोला गया था कि एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है 19 सेंटीमीटर, आपसे रेडियस भी दी हुई है 10, आपसे एरिया पूछा गया है। देखिए, सेक्टर क्या होता है, आप सभी ने पिज्जा तो खाया ही होगा भाई। ठीक है, पिज्जा में जो इस तरीके की पीस होती है ना, इसको हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 360 होता है, मान लेता है ये थीटा डिग्री होगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो सेक्टर है उसकी जो आर्क है उसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर है। ये होती है आर्क भाई, जिसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये आर्क कैसे निकाली जाती है, तो सर हमको पता है आर्क मतलब ये होती है ना, और यदि पूरे सर्कल की लेंगे तो इस तरीके की होती है। तो पूरे सर्कल की यदि मैं आर्क निकालूंगा तो वो होती है 2 पाई आर। लेकिन यदि मुझे ये सेक्टर का आर्क निकालना है, तो आर्क ऑफ सेक्टर यदि निकालना है, तो सेक्टर मतलब होता है टुकड़ा। तो सर 2 पाई आर का कितना हिस्सा होगा सर, ये तो ये थीटा डिग्री एंगल से देखा जाएगा क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसका थीटा हिस्सा टोटल 360 में से, क्योंकि हमको थीटा भी नहीं पता कितने डिग्री है। ठीक है, और इसी की जो वैल्यू दी हुई है वो 19 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब 2 पाई आर तो ये पूरे सर्कल का निकलेगा, लेकिन उसमें से भी हम थीटा जो डिग्री दिया हुआ है इतना हिस्सा निकालेंगे। इतना हिस्सा मतलब क्या, इतनी आर्क का हिस्सा निकालेंगे तो वो ये निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं हम, तो हमारा ये वाला हिस्सा निकलेगा। तो सर इस हिस्से को निकालने के लिए हम इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता है रेडियस की वैल्यू आपको पता है कितनी, तो पाई इंटू में थीटा अपॉन में 360 को वहीं रहने दो, 19 अपॉन में 2 और आर को इधर ले आओ। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन में 20, आपका क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई,
पाई इंटू थीटा बाय 360 की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। भैया एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर सेक्टर मतलब इतना हिस्सा निकालना, तो भाई अगेन थीटा बाय 360 हिस्सा निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही? अब देखो मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं करी, क्योंकि सर यहाँ पर डायरेक्ट पाई और थीटा बटे 360 डायरेक्ट हमारा ये आ गया 19/20। तो बस 19/20 ये आ जाएगी। और रेडियस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर? तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 के टेबल में ये 105 बार में चल जाएगा, तो 95 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस मैंने दिए नहीं है, 95 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है, इसको ट्राई करें 2 सेकंड के लिए। 1 मिनट ट्राई करें, 1 सेकंड रुकिएगा ना। फटाक से ट्राई करें इस क्वेश्चन को और कमेंट में इसका आंसर लिखकर बताएं। कसम है भाई पड़ोसी को है ना, सभी लोग ईमानदारी से आंसर दें, टाइम पास करने के लिए नहीं आया करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट समय आप लोगों का ही है। ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम में एक एक मिनट कीमती होता है, और मुझे पता है कि आप लोग कहाँ पर वेस्ट करते हैं अपना समय। ठीक है, तो समय को वेस्ट ना करें, खर्च ना करें, समय को हमेशा निवेश करें। ठीक है, फटाक से देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है आंखों में। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये 9 से डिविजिबल है, तो आपको एक्स और वाई की जगह क्या आ सकता है वो निकालना है। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी नंबर है उसके पूरे डिजिट का यदि हम सम करते हैं और वो 9 से अगर डिवाइड हो जाता है, वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। हिंदी में मैं बोल देता हूं, यदि कोई भी संख्या है तो उसके सारे अंकों का योग जो होगा, यदि वो 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो सर यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे, तो यदि मैं पूरी डिजिट्स को अगर ऐड करता हूं, 5 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस वाई, तो यहां पर आप देखेंगे घूर कर सर, तो ये 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। 29 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना आ गया। सर हमको निकालना है देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई आर, तो एक्स और वाई की जगह पर क्या डिजिट्स आएंगी ये हमको बताना है। तो सर यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, तो सर ये 29 तो आ गया, कोई इशू नहीं है। 29 यहाँ पर आ गया, 29 के साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारा आंसर मैच कर जाए? तो आप बोलेंगे सर 9 के टेबल में 29 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 9 के टेबल में आ जाए वो, क्योंकि ये 9 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 36 9 के टेबल में आता है, तो इस पूरे को 36 बनाने के लिए यहाँ पर 29 के साथ क्या आना चाहिए? एक्स प्लस वाई, मतलब इनका सम कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 7 होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन यदि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑप्शन दिए नहीं यहाँ पर। 1 और 6 पहला ऑप्शन है, दूसरा 2 और 3 है, तीसरा 8 और 7 है, और चौथा 9 और 4 है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सर यहाँ पर अगर हम घूर कर देखेंगे तो सर 7 आंसर आ रहा है, 7 सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, पहला आंसर हमारा होगा, तो इसमें पहला वाला टिक लगाना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए 9 से ही डिजिटल सम का जन्म हुआ है। डिजिटल सम क्या होता है कि जितनी भी डिजिट्स होती है ना, जब हम उनको ऐड करते हैं तो उनका मैक्सिमम जो सम आता है वो 9 ही आता है भाई। देखिए 9 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 में फिर डिजिट्स को सम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 प्लस 7, तो सर यहाँ पर क्या आना चाहिए कि ये 9 से कट जाए, तो 7 तो मिनिमम आना ही चाहिए ना सर। 7 के अलावा भी क्या आ सकता है? तो आप बोलेंगे सर 7 के अलावा और आगे हम 9 जाएंगे तो कितना चले जाएगा? 16 भी आ सकता है, लेकिन 2 डिजिट बन जाएगा। फिर 16 का और आगे जाएंगे तो 9 और ऐड करते जाएंगे तो वो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर चलते जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है वो सिर्फ क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता है जिनका सम 16 बनता तो वो भी आंसर आ सकता था, लेकिन इनने ऐसा नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आंसर अगर लाना है भाई तो ऐसे ऑप्शन देना पड़ेगा जिससे आंसर मैच हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको जो टॉपर ने 22 सेकंड में कर दिया था भाई इसको सॉल्व। जो भी टॉपर रहा होगा इस पूरे ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट का, उसने 22 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया था। तो क्या आप 22 सेकंड में करने लायक हैं इस क्वेश्चन को? आप अपना लेवल मैच कर सकते हैं। प्रभा है टोटल 96 पिकॉक। प्रभा के पास जो पिकॉक है, पिकॉक मतलब क्या होता है भैया? कबूतर नहीं होते हैं भैया, पिकॉक का मतलब क्या होता है? हमारा नेशनल बर्ड है। 96 उसके पास पिकॉक है और काऊ है, मतलब काऊ और पिकॉक मिलाकर टोटल कितने हैं? 96 है। उसके बाद क्या बोला? व्हेन सी काउंटेड देयर लेग्स एंड हेड, जब वो उनकी टांगे और सिर, हेड काउंट करती तो उसको उनको ये पता लगता है नंबर ऑफ लेग और हेड जो है ना, वो 11 और 4 के रेशियो में, मतलब लेग और हेड का जो रेशियो है वो 11 और 4 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताइए,
पिकॉक और काऊ मिलाकर टोटल 96 है। इसमें से पिकॉक की बात अगर करते हैं तो पिकॉक के पास कितने पैर होते हैं? दो, 2 लेग्स होते हैं। गाय की यदि बात करते हैं तो गाय के पास 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनके सिर की, हेड की बात करता हूँ, मुंडी की बात करता हूँ, मुंडी, ठीक है, हेड कितने होंगे इनके पास? तो दोनों के पास एक एक हेड ही होंगे ना भाई। तो यदि यहाँ पर टोटल 96 पिकॉक और काऊ टोटल 96 है, तो यहाँ पर हेड भी तो 96 ही रहे होंगे ना। हेड मतलब सिर 96 रहे होंगे। तो सर यहाँ पर हेड 4 बोल रहा है रेशियो में और यहाँ 96 बोल रहा है। कितने गुना है सर ये? 24 टाइम्स। तो यदि मैं टांगे भी देखूं तो 24 टाइम्स होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 24 टाइम्स करेंगे तो 11 24 जा तो 44 और 220, 11 4 या 44 का 4, 22 26, 264 होना चाहिए लेग्स। ठीक है, मतलब टोटल लेग्स 264 होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका इसका बता रहा हूं। 96 तो हेड है भैया, 96 तो हेड है, 96 हेड है। मैं मान लेता हूं कि पिकॉक और काऊ दोनों के पास दो दो पैर है। पिकॉक और काऊ के हमने दोनों के टांगे निकाल ली और उनसे बोला साइड में खड़े रहो। हम उनको दो दो पैर पहले दे दे रहे हैं कि भाई आप अपने दो दो पैर रख लो, दोनों टांगे अपनी रख लो। तो दो दो टांगे दी तो पिकॉक को भी दो टांग दी, इनको भी दो टांग दी। तो जब दो दो टांगे सबको बांटेंगे, टोटल 96 हेड हैं, तो इनमें दो दो टांगे जब बटेंगी तो टोटल कितनी टांगे बढ़ जाएंगी? तो 192 टांगे बढ़ जाएंगे, 192 लेग्स बढ़ जाएंगे। लेकिन गाय ये बोल रही है भैया कि भाई मेरे को तुमने दो ही टांगे दी हैं, लेकिन मेरी दो टांग और रह गई है। सही बात है, आप देखिए 192 ही टांगे बटी हुई है और अभी कितनी टांगे रह गई है? तो आप बोलेंगे सर अभी देखिए 264 होने के लिए 72 टांगे और रह गई है, मतलब 72 लेग्स और एक्स्ट्रा हैं। और ये 72 लेग्स किसके एक्स्ट्रा रहे होंगे? तो काऊ के ही तो रहे होंगे ना। काऊ बोल रही है भैया मेरे दो दो पैर आपने कम दिए हैं। तो 72 टांगों में टोटल कितनी काऊ में बटे होंगे? तो आप बोलेंगे सर 36 काऊ में बटे होंगे। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सर 36 गाय थी। कितनी गाय थी? सर यदि गाय 36 थी, आपको पता है टोटल धड़ हेड अगर 96 थे, तो सर 96 ही जानवर थे, उसमें से काऊ यदि 36 थी, तो पिकॉक भैया कितने रहे होंगे? 60 रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो 60 इसका आंसर आएगा। ऑप्शंस दिए नहीं है, मैं ऑप्शन देखकर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन इसका, हाँ 60 पहले नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, इसको जो टॉपर ने करा था वो 1 मिनट 5 सेकंड में किया था। 1 मिनट 5 सेकंड में इसको टॉपर ने किया था। तो आप देखते हैं, इसको तो 1 मिनट में कर लेना चाहिए आप लोगों को, यदि प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं। कंफ्यूजन इसमें होता है। ठीक है, बी इज 30% मोर एफिशिएंट देन ए एंड 30% लेस एफिशिएंट देन सी। देखिए भैया ए बी सी में रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि जो बी है वो 30% एफिशिएंट है ए से, 30% एफिशिएंट है ए से, और जो बी है वो 30% लेस, बी की ही बात चल रही है आगे भी, एंड के बाद 30% लेस एफिशिएंट है सी से। ये सी से कंपेयर करें तो 30% लेस एफिशिएंट है, मतलब 70 है। तो इनका रेशियो आ रहा है 7-10 और इनका आपस में आ रहा है ये। जब इन तीनों रेशियो को मिलाएंगे, रेशियो में आपने पढ़ा होगा, तो ए बी सी का रेशियो कितना जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई होगा 70, और फिर इधर होगा 13 7 91। अब इधर होगा इनका तो 91 तो सेम आ जाएगा, फिर यहाँ होगा तो 130। ये रेशियो आ गया किसका? इनकी क्षमता का आ गया। क्षमता मतलब क्या होती है? प्रतिदिन का कार्य को हम क्षमता के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे आपसे बोला गया है कि ए अकेला 75% काम 19.5 दिन में करता है। ए भैया जो है ना, वो 19.5 दिन में 75% काम करते हैं। एक बात बताइए, यदि ये 75% की वैल्यू है तो ये 100% काम इतने दिनों में करेगा ना। इसी तरीके से हिस्सा निकाला जाता है। तो मैं इसको कर लूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 6.5 26, 26 आ गया क्या? तो ए टोटल 26 दिन में काम कंप्लीट करेगा। एक बात बताइए, यहाँ पर ए भैया 26 दिन में काम कंप्लीट करे, तो यहाँ से क्या मैं निकाल सकता हूँ? क्या निकालने का बोला कि 5 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क बताइए कितना आ जाएगा। सर ए यदि 26 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और ए की क्षमता कितनी है आप देखिए 70, तो क्या यही टोटल काम होगा? होगा। अब यही टोटल काम हमको किससे कराना है? हमको बोल रहा है हिस्सा, पार्ट निकालना। पार्ट निकालने का तरीका क्या होता है भाई पता है? पार्ट में क्या आएगा, जो है वो ऊपर आएगा और नीचे टोटल आ जाता है। ठीक है, और ऊपर पार्ट आ जाता है, यही होता है पार्ट निकालने का तरीका। तो सर एक बात बताइए, टोटल तो कितना आ जाएगा? टोटल काम है 26 × 70, लेकिन किससे कराना है? वो बोल रहा है यदि तीनों साथ मिलकर करते तो 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो सर तीनों को यदि मैं साथ मिला देता हूँ तो 291 काम एक दिन में करेंगे। और कितने दिन तक कराना है? तो आप बोलेंगे सर 5 दिन तक कराना है। ठीक है, चलिए काट देते हैं इसको 5 से। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ऊपर भैया 291 है। मैं ऑप्शंस देखकर बता देता हूँ आपको ऑप्शंस क्या थे इसके। ठीक है, चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर टाइप नहीं हो पाए। 291 अपॉन में 364 ये पहला ऑप्शन था। 80 अपॉन में 91 दूसरा ऑप्शन था।
तीसरा ऑप्शन था 223 अपॉन में 364। चौथा ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ 79 अपॉन में 91। ये चार ऑप्शन थे। तो ध्यान से अगर घूर कर देखेंगे तो ऊपर 291 आ रहा है सर, ये तो दिख गया ऊपर 291 एक में ही आ रहा है। नीचे आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 4 6 24 4 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सॉल्व करना ही नहीं था भाई, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। टू टेन थीटा, टू टेन थीटा की वैल्यू पी दी हुई है और यहाँ पर भी पी की वैल्यू ये दी हुई है। तो अगर मैं पी की जगह ये पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1 + tan² ठीक है। अच्छा ये इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 + tan² माइनस में 2 tan। अच्छा इसको देखकर घंटी घंटा कुछ भी बचना चाहिए, a² + b² -2ab। क्या ये फॉर्मूला दिख गया, आपकी घंटी बज गई, घंटी या घंटा बजा भी आपका। तो सर यहाँ पर समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला किसका है सर, ये 1 - tan a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि a² + b² -2ab a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो सर यहाँ से 1 - tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये रूट उधर जाएगा तो 0 ही लगेगा, तो यहाँ से 1 tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी भैया। tan a 1 कब होता है, 45 डिग्री पर, तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमको p निकालना था ना भैया। तो p क्या हो जाएगा, 2 tan a है ना, तो 2 tan a मतलब 2 × 1, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके और भी तरीके हैं भाई, और दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट एंड 48 मिनट रिस्पेक्टिवली। इज्जत के साथ पाइप ए भैया 16 मिनट में टैंक को भरते हैं, पाइप बी बी भैया 48 मिनट में फिल करते हैं। हमने बोला दोनों कितनी देर में भैया, 48 काम हो सकता है, तो एफिशिएंसी यहाँ से 3 इसकी आगे और इसकी 1 आगे। आगे बोला जा रहा है फाइंड टोटल टाइम निकालना है टेकन टू फिल द टैंक, मतलब पूरा टैंक भरने में इनको कितना समय लगेगा, इफ यदि पाइप ए को खोल दिया जाता है पूरे समय के लिए और पाइप बी को 1 1 मिनट के अंतर से खोला जाता है, मतलब पहले मिनट खोल दिया अगले मिनट बंद, पहले मिनट खोल दिया अगले मिनट बंद। क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम बोथ ए एंड बी, मतलब पहले बार में दोनों ही काम कर रहे हैं, मतलब पहले मिनट में फर्स्ट मिनट में फर्स्ट मिनट में दोनों ही काम करेंगे तो कितना, 3 + 1 भरेंगे। फिर दूसरे मिनट में कौन काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर दूसरे मिनट में ना सिर्फ ए ही काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कहानी चलती जाएगी। तो टोटल आप देखेंगे तो पहला मिनट और दूसरा मिनट मिलाकर कितना, 2 मिनट, तो टोटल 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, आप यहाँ पर घूर कर देखेंगे तो सर 4 + 3 7, तो टोटल 2 मिनट में 7 काम हो रहा है। 48 काम कराना है भैया, 48 काम कराना है। तो यदि मैं इसका इसके नजदीकी कहां तक जा सकते हैं हम, 7 6 42, 6 गुना कर दूंगा, तो 42 काम तो कर देंगे ये, 42 काम तो कर देंगे ये 12 मिनट में। तो सर 12 मिनट तो आंसर फिक्स हो गया। लेकिन अभी और कितना काम बच रहा है, 13वें मिनट अगर मैं काम कराऊंगा तो सर 13वें मिनट में कौन करेगा काम, 13वें मिनट में दोनों मिलकर 4 की क्षमता से करेंगे, तो 4 काम और हो जाएगा, तो कितना काम हो जाएगा, 46 काम हो जाएगा। 13 मिनट तो पूरा लग गया। अब कितना काम बचा, तो आप बोलेंगे सर 2 काम बच रहा है, तो 13 मिनट तो पूरे लग गए। ध्यान से देखिएगा, अभी अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है। 13 मिनट तो पूरे लग गए, अब बचा कितना काम, 2 काम बचा। इस 2 काम को कौन करेगा भैया, 14वें मिनट में कौन करेगा, तो सर वो बी अकेला करेगा, क्योंकि पहली बार में ए बी कर रहे हैं, फिर ए कर रहा है, तो ए अकेला करेगा, तो ए कितनी क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से करेगा, तो इतना मिनट का समय लगेगा। अच्छा इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले जाता हूं, तो कितना हो जाएगा, 40। तो यहां पर इसका आंसर आएगा 13 मिनट 40 सेकंड, 13 मिनट 40 सेकंड इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है भाई, 63 सेकंड में इसको किया गया है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, देखिए क्यूब क्या होता है सबसे पहले वो समझिए। एक क्यूब बना देता हूं मैं आपको, ये क्यूब लेटरल मतलब होता है साइड वाला, मतलब क्या, ये सरफेस, ये सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये 4 सरफेस, ऊपर और नीचे की सरफेस छोड़ दी जाती है। ठीक है, कोई भी अभी मेरे पास है नहीं इसका, लाइक आपको बता देता हूं, जैसे देखिए ये बुक दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें ये क्यूबॉइड शेप का है, तो इसमें आपको ऊपर और नीचे का छोड़कर आजू बाजू वाली जो साइड्स होती है ना, उसको हम लेटरल सरफेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 4a²। ए क्या है, साइड है, और वही हमको दिया कितना, 64। तो यहाँ से यदि मैं काटा और पीटी मचाऊंगा तो a² की वैल्यू कितनी आ गई, 16, तो ए की वैल्यू मतलब साइड कितनी आ गई, 4। निकालना क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। बड़ा ही सुंदर आंसर था, 64 इसका आंसर है, कोई टफ नहीं था ये। ठीक है, इतना टफ नहीं था जितना हमको लग रहा था, वैसे इतना टफ। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखें। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बॉय इज इतनी। इफ बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द बॉय। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 1860 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा भैया, ट्रेन भी इधर जा रही है और बॉय भी इधर जा रहा है। ट्रेन की स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, बॉय की स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पर कन्वर्जन का ही लोचा है। उसके बाद बोला दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनकी जो डिस्टेंस है वो 1860 किलोमीटर की है। नहीं नहीं नहीं, ट्रेन की जो लंबाई है वो 1860 किलोमीटर है। अच्छा, बॉय की तो कोई लंबाई होगी नहीं, ये आपको पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें। केसेस मतलब क्या, कि जब भी ट्रेन का कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ उसमें 5-6 कंसेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। कि पहले बार में क्या होगा, दो व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कई बार एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, कई बार एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन चलती हुई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, दो ट्रेन आपस में सेम दिशा में क्रॉस कर रही है, दो ट्रेन अपोजिट दिशा में क्रॉस कर रही है। तो ऐसे 6-7 प्रकार के इसमें पैटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न आ रहा है इसमें ये बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर जो स्पीड होती है वो हमेशा माइनस होती है, स्पीड हमेशा माइनस होती है। और अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, भाई अगर ये मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और मान लीजिए ये ट्रेन है, यदि ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेन अपने आप को ही तो क्रॉस करेगी ना। कब माना जाएगा कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया, जैसे ये ट्रेन है, इसका ये पहला डिब्बा है, ये ट्रेन जैसे ही पहला डिब्बा इसके सामने आएगा तो ट्रेन आ गई, शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि दूर से देखकर बोलना कि ट्रेन आ गई मेरे सामने। ट्रेन का जब पहला डिब्बा इनके सामने आएगा तब माना जाएगा कि ट्रेन इनको क्रॉस करना शुरू कर दिया। और ट्रेन कब क्रॉस कर जाएगी, जब इसका लास्ट डिब्बा इसको क्रॉस कर जाएगा तब क्रॉस कर गई। तो कहीं ना कहीं ट्रेन ने अपनी ही तो लंबाई क्रॉस की ना। तो ट्रेन यहाँ पर टोटल कितना डिस्टेंस क्रॉस कर रही है, तो आप चीख मार के बोलेंगे सर ट्रेन कहीं ना कहीं अपनी लंबाई को ही क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी क्रॉस कर रही है, 1860 क्रॉस कर रही है। और स्पीड माइनस होगी, इसका मतलब क्या सर, दोनों का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन भी मैंने बताया हुआ है आपको, अगर पहले की क्लास आपने देखी हो मेरी कभी, तो है ना, इतने सारे प्रैक्टिस सेट में कवर करा चुका हूँ, उसमें देखा होगा। तो सर यहाँ पर 45 को यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो 18/5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 9 जा 18, 9 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 और 90 162 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये ट्रेन की आ गई। तो सर यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 162 माइनस में 38, अभी बताया आपको ये रिलेटिव स्पीड माइनस होगी यहाँ पर। इक्वल टू में जाएगा डिस्टेंस कितना, 1860 अपॉन में टाइम, टाइम ही तो निकालना भाई। तो 162 में 38 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 62 और 62 124 इज इक्वल टू 1860 अपॉन में टाइम। तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 1860 अपॉन में 124। काट दें भैया इसको, 4 3 जा 4 1 जा 4 4 जा 16 4 6 जा 24 4 5 जा 20 31 1 जा 31 41 155 5 जा, तो 15 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल भैया, 15 घंटे इसका आंसर है, 15 घंटे इसका आंसर है, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना एट द रेट ऑफ 1500 विल यील्ड्स रुपीज इतना। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पर 8642 क्या है, ये तो सर सिंपल, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है। रेट परसेंट क्या है, 15% है। ब्याज कितना मिल रहा है, सर ये ब्याज मिल रहा है, यही ब्याज है, ये अमाउंट नहीं है। उसने बोला ना कि इस पर इतना ब्याज मिलेगा, वो बोल रहा है यील्ड्स, मतलब इतना सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है। तो यहाँ पर हमको एसआई दिया हुआ है 12,963। तो एसआई का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, हम डायरेक्ट बेसिक से ही कर लेते हैं, पीआरटी अपॉन में 100। तो क्या हो जाएगा सर, 12,963 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा 8642। ठीक है, रेट हो जाएगा 15% इंटू टाइम हो जाएगा टी अपॉन में 100। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम इसको, 3 से काट देते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये 2 बार में कट गया। 5 दूनी 10 से 1 0 चले गया, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 10। 10 सालों में हो जाएगा भैया, 10 सालों में 10 वर्ष इसका आंसर है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना था, इतना टफ नहीं था। ठीक है, चलिए। एक सर्कल में ए बी एक डायामीटर है, बिल्कुल सही बात है सर, ए बी एक डायामीटर मान लेते हैं। डायामीटर का मतलब होता है जो सेंटर से पास हो, वो मान लेते हैं सेंटर। ए बी एक डायामीटर है। सी एक पॉइंट है सरकमफेरेंस पर, मान लिया ये पॉइंट है, सच दैट ट्वाइस ऑफ सी ए बी,
सी ए बी मतलब क्या सर? ये वाला एंगल। चलिए, रंग बदलना ही पड़ेगा। सी ए बी मतलब ये वाला एंगल। सी ए बी ये वाला एंगल, और आगे क्या बोला जा रहा है, एक सेकंड, क्या हो गया ये? हाँ, सी ए बी मतलब ये वाला एंगल, आपको बता दिया मैंने। ये वाला एंगल का ट्वाइस थ्राइस ऑफ सीबीए के बराबर। सीबीए मतलब कौन सा? ये वाले के बराबर है। मतलब यहां पर इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो सीबीए 2 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है रेशियो में, है ना। इनका रेशियो लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो रेशियो आ रहा है एंगल का, वो कितना आ रहा है? 2:3। समझ में आ गई बात? और सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि सेंटर से जो डायमीटर गया हुआ है, और इस तरीके से यदि मैं कोई भी एंगल यहाँ पर ये ट्राइंगल बनाता हूँ, या इधर से ऐसा बना देता हूँ, या इधर ऐसा बना देता हूँ, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री। तो सर यहाँ पर ये एंगल तो 90 डिग्री हो रहा होगा, तो बचे हुए दो एंगल का सम भी 90 होना चाहिए। तो रेशियो के अकॉर्डिंग 3 + 2 5 हो रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 90 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। एक की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो यहाँ पर निकालना क्या है? सी ए बी। सी ए बी 3 की वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 18 दिया 54 डिग्री। पहला ही आंसर है इसका, 54 डिग्री इसका आंसर है। 40 से 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को भी करना था। ठीक है, चलिए। इन राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है भैया? द्विबाहु, मतलब जिसकी दो बाहु बराबर हो। तो एक तो राइट एंगल हो गया, दो द्विबाहु हो गई। तो सर इस केस में यदि हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो यहाँ पर साइड्स का रेशियो 1:1:√2 होता है। ठीक है। यहाँ पर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दी हुई है 56 सेंटीमीटर, मतलब √2 की वैल्यू ये दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56/√2। और ये भी आ जाएगी कितनी? 56/√2। हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ बेस इंटू में हाइट। तो हाफ आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा? 56/√2, और हाइट कितना आ जाएगा? वो भी 56/√2। √2 मिलकर 2 हो गए, 2 2 और 2 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या? बिल्कुल। 14 6 जा डायरेक्ट हो रहा भाई, लेकिन दो ऑप्शन में तो नहीं दिए ना, दो दिए हुए हैं, पूरा ही करना पड़ेगा। 14 6 जा कितना होता है? तो 14 पंजे 70, 84, 8 यहाँ जाएगा, 784 इसका आंसर आ जाएगा। 784 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल भाई। 30-40 सेकंड का ये क्वेश्चन था, ये भी इतना बड़ा नहीं था। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम ऑप्शंस में देख सकते थे कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल एक ही आंसर है भाई। दो ऑप्शन थे, 7 के मल्टीपल दो ऑप्शन थे। देखिए मैं बता देता हूँ ऑप्शन लिखकर, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। 844 पहला ऑप्शन है, दूसरा 784 है, तीसरा 616 है, और चौथा है 756। देखिए सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पर 6 6 36 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, और तो यहाँ पर 4 तो आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो देखिए 4 तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 4। तो ये तो आंसर गए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल 7 1 जा 7, 7 14, ये नहीं है 7 का मल्टीपल, एक ही है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए। अनमोल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंसेज एट 99 किलोमीटर प्रति घंटे इन 33 सेकंड। अनमोल भैया 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के 33 सेकंड में कुछ डिस्टेंस दूरी कवर करते हैं। यदि वो अपनी चाल 20% बढ़ा देते हैं, तो बताइए कि उनको पूरी जर्नी कवर करने में कितना समय लगेगा। हालांकि इसने पूरी जर्नी कवर करने का समय नहीं पूछा, उसने बोला कि सिर्फ 80% जर्नी कवर करेगा तो कितना समय लगेगा। मैं थोड़ी देर के लिए 80% को भूल जाऊं तो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, तो सिर्फ वो निकाल दो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए पहले यदि सर ये 99 की स्पीड से चलता ना, नॉर्मल स्पीड से चलता, तो उसको 33 सेकंड लग रहे थे, लेकिन उसने स्पीड अपनी 20% बढ़ाई, मतलब पहले 5 थी तो अब कितनी कर दी? 6। तो सर क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पर? हमने बोल दिया कि जितना डिस्टेंस पहले ही चला था बाद में भी उतना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम का। क्या मतलब इसका? स्पीड का जो रेशियो होगा, टाइम उसके अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सर यहाँ पर पहले जो समय लग रहा है वो 33 सेकंड लग रहा था, तो अब स्पीड बढ़ने के बाद कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 6 की वैल्यू 33, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33/6 इंटू में 5, इतना समय लगना चाहिए। लेकिन उसने बोला कि अनमोल भैया को सिर्फ 80% कवर करना है। एक बात बताओ भाई, 100% डिस्टेंस कवर करने में 100% टाइम लगेगा, लेकिन 80% डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी 80% ही लगेगा। समझ में आ गई बात? तो सर यदि इतना समय लग रहा है, इतना सेकंड, तो इसका ही 80%, ये 100% डिस्टेंस के लिए था, लेकिन उसने बोला 80% के लिए। तो कुछ नहीं है सर, इस समय का 80% निकाल दीजिए, इस समय का 80% निकाल दीजिए। 80% मतलब 4/5, 5 से 5 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो 22 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा भाई।
जहां तक मुझे पता है 22 सेकंड इसका आंसर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, 1 मिनट में ये आंसर, 1 से 1.5 मिनट में इसका आंसर, 1.5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट में कर दीजिएगा इसको। जो टॉपर है ओलिव बोर्ड के, उनने भी इसको 60 सेकंड में कर दिया, 61 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम का मतलब होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। कुछ भी कॉमन नहीं होता तब HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जिनको काटने वाला कोई ऐसा कॉमन नंबर हो, उसको HCF बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर एक ही होगा जो इनको काटेगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो सर एबीसी अगर को प्राइम नंबर है, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए। तो सर यहाँ पर HCF 1 एक का ही आ रहा है, बाकी तो हटा दो, कोई काम का नहीं। अगला देखिए, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एक कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यदि 1 दिया हुआ है तो x क्यूब जो होगा, x प्लस 1/x यदि 1 दिया हुआ है तो x क्यूब जो होगा वो -1 होगा। इस बात को गांठ बांध लो। सर यहाँ पर x की जगह कुछ नहीं करा हुआ है, x/21 लिख दिया हुआ है, प्लस, अच्छा इस 21 को मैं डिवाइड में तो भेज सकता हूँ ना, इस तरीके से इनवर्स में लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है, यही तो ऊपर जाता है, इक्वल टू में 1। तो कुछ नहीं है सर, x की जगह x/21 है, तो यहाँ पर x क्यूब की जगह क्या जाएगा, x/21 का क्यूब इक्वल टू -1। तो 9 2 6 1 होता है, तो x क्यूब अपॉन में 9 2 6 1 इज इक्वल टू -1। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 2 6 1, -9 2 6 1। इसमें पहला ही ऑप्शन था भाई। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ये आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता हुआ तो नानी नाना जी सब याद आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसको गांठ बांध लो। क्या बांध लो? गांठ बांध लो। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना भाई, इसमें वैल्यू पुटिंग से हम नहीं कर सकते। कल मैंने आपको CHSL का प्रैक्टिस सेट कवर कराया, जिनने भी नहीं देखा वो प्रैक्टिस सेट जाकर देखना, उसमें मैंने आपको वैल्यू पुटिंग सिखाई है। और वैल्यू पुटिंग में मैंने ये बोला कि यदि 3 वेरिएबल है और इक्वेशन यदि एक ही है, तो 2 वेरिएबल को हम मन से पुट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, और सभी जीरो ना बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि हम किसी एक को भी अगर जीरो पुट कर देंगे ना भाई, तो सारे जीरो बन रहे हैं। तो इसलिए वैल्यू पुटिंग मन से तो हम कर नहीं सकते। तो इसको पहले तो प्रॉपर बनाया जाए, इसमें वैल्यू पुटिंग हो नहीं पाएगी। तो मैं बोलता हूँ यदि इन सबको मैं ABC से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा ये, 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इसकी जगह यदि कुछ पुट करना चाहूं तो मैं बोलता हूं कि यदि मान लीजिए इनको भी 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, और इस पूरे को -1 ले लो, तो आंसर 0 आ जाएगा। मन से पुट कर सकते हैं, वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर 0 सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से सर 1/C की जगह यदि मैंने 1 पुट करा, तो इधर से C की वैल्यू तो आ गई 1, यहाँ से A की वैल्यू भी आ गई 1। लेकिन यहाँ से यदि 1/B की जगह -2 पुट किया, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। बस इधर पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 में A² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस BC। BC कितना हो जाएगा, -1/2, तो प्लस का 1/2, प्लस 1/B² कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस में 1, प्लस C² कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, तो 2/3 प्लस 4 ये -3 होगा ना, ये देखिए 4 -3, तो ये पूरा माइनस में जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 2/3। ये 4/3 माइनस 4/3 0 बन जाएगा। 0 आंसर है भाई इसका, देख लेते हैं। बिल्कुल भाई 0 आंसर आ रहा है इसका, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कमेंट में लिखकर बताएं। और टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इस क्लास की PDF इस तरीके से जो लिखा हुआ है, इसके साथ आपको PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी पूरे सॉल्यूशन के साथ। यदि कोई आलसी बच्चा इस क्लास में ज्वाइन हुआ है जो सोते सोते मेरी क्लास को देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है भाई जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से लेटे लेटे देखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर। इसलिए लिखना शुरू कर दें भाई, ठीक है, लिखना शुरू कर दें। पर PDF आप वहां से जाके देख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है भैया। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं मैं, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि मान लीजिए x/y दिया हुआ है इक्वल टू z अपॉन में, मान लीजिए A/B। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो जो आलसी बच्चे हैं जिनको मैंने ये बता दिया, ध्यान से देख लीजिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो ये होता है, ठीक है।
ये रेशियो की प्रॉपर्टी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक रेशियो की प्रॉपर्टी है, अनुपात की एक विशेषता होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो मैच करती है, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है मैं आपको जब रेशियो पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो जब ऊपर नीचे वाले को मैं ऐड करूंगा ना भाई, तो ऐड करते ही 2 cot a आएगा, और नीचे अगर मैं ऐड करूंगा तो cot a प्लस माइनस करूंगा ना, तो माइनस में दिस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 tan a, इक्वल टू में करूंगा तो यहाँ पर ऐड करूंगा तो 20 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ये कट गया, ये से 2 कट गया। अच्छा, 10 को अगर मैं इनवर्स करके लिख दूं तो ऊपर जाकर ये कॉट बन जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20/6 आ गई भैया। बस पुट करना है यहाँ पर, कितना पुट करना है, एक चीज और कर सकते हैं यार यहाँ पर, मुझे तो दिख रही है वो चीज, आपको आई डोंट थिंक दिख रही है या नहीं, मत करो, उसमें कंफ्यूजन ही होगा। 2 3 जा 10 जा 10/3 अगर यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 10/3, तो 10 प्लस 6/10 माइनस 6, 16/4, 4 4 जा 16 इसका आंसर है, 4 इसका आंसर है, और 4 इसका आंसर आ रहा है भाई, है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस है, कंपोनेंटो डिविडेंडो पे अच्छी कमांड है, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि कंफ्यूज नहीं हुए पहली बार में आपके माइंड में अगर आ गई स्टेप्स, तो आप कर डालोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कैंडिडेट ए रिसीव 8500 वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय मार्जिन ऑफ इतना, कैंडिडेट ए को वैलिड वोट का, कितनी, कौन सी वोट का, वैलिड वोट का 8500 वोट मिले, और वो जीत रहा है कितने मार्जिन से, बी होगा दूसरा, 5750 मार्जिन से जीत रहा है, मतलब आगे जो वोट बच रही होगी वो 2750 वोट बच रही होगी, जब भी तो इतना मार्जिन लेकर जीत रहा है, तो इसको 2750 वोट मिले होंगे, जब भी तो इतना ज्यादा है। आगे क्या बोला गया है, इफ 25% ऑफ टोटल, पूछा क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी, तो ये तो आंसर डायरेक्ट ही आ गया, ये 25%, तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें बोला कि 25% टोटल कास्टेड वोट इनवैलिड है, 15,000 कास्टेड वोट है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि बी को कितने वोट मिले, वो तो हमारा आंसर यहीं से आ गया ना। तो अब कितने वोट कास्ट किए गए, कितने वोट इनवैलिड हुए, अब उससे हमारा कोई मैटर है ही नहीं भैया, कोई मैटर है ही नहीं, हमारा आंसर यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहीं से हमारा आंसर हो गया, हमारा सेटिस्फेक्शन देखिए हो रहा है, 25% इनवैलिड कास्ट है, तो यहाँ पर 12,500 वोट्स डले होंगे, 12,500, और 12,500 वोट्स, हाँ 12,500 नहीं, 12,250, 12,250, 12,250 सेटिस्फाई कर रहा है अपना, आंसर यही है, 3750 आएगा ना, तो 12,250 डलना चाहिए वोट, ये सेटिस्फाई कर रहा है ऐड करने के बाद, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, जिस रेशो में ये होगा वही ये भी होगा, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है फोर्थ प्रपोर्शन का, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट में कल कराया, और मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है, तो जाकर जरूर देखें उसको भाई। तो लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई और पहले वाले से डिवाइड, 16 2 जा 236 जा, तो 36 इसका आंसर है, 36 इसका आंसर है, समझ में आ गया ना भाई। एक सेकंड, पिछले वाले का मैंने आंसर क्या बताया आपको, 2750 में, हाँ ऑप्शन में है, वो चेक कर रहा था मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage distribution of number of flights arrived and departed from 3 airports ABC। यहाँ पर जो पाई चार्ट बताया गया, ये बता रहे हैं कि फ्लाइट्स आने वाले, अराइव्ड मतलब कितनी फ्लाइट्स आई, टोटल 80 फ्लाइट आई, उसमें बताया कि एबीसी क्या है भैया, एबीसी क्या है, 3 एयरपोर्ट्स हैं, तो कितनी कितनी फ्लाइट आई वो परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया, वो कितनी फ्लाइट किस एयरपोर्ट से गई है, टोटल 120 गई है, उसमें कितनी परसेंटेज वाइज आपको डिवाइड कर दिया है। अब आपसे बोला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको अंतर निकालना किस किस के बीच का, नंबर ऑफ फ्लाइट अराइव्ड फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर, मतलब ए में और सी में जितनी आई है, ए में और सी में जितनी आई है वो, तो एक सेकंड, सी भैया कौन सा है, ए बी सी है, ए और सी में टोटल कितनी 80% आई है, तो टोटल 80 का 80% कितनी 64 आई होगी ए और सी में, और डिपार्टेड किसका, बी का डिपार्चर देखना है, बी का डिपार्चर मतलब 35%, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, 24 और 6 30, देखिए 35% ना, 36 और 6 42, टोटल 42 डिपार्टेड हुई है, क्यों, क्योंकि सर 120 का 35% बी में हो रही है ना, बी ही एयरपोर्ट का पूछा है यहाँ पर, देखो डिपार्टेड फ्रॉम बी, तो बी का 35% मतलब टोटल 120 का 35% कैसे निकाला मैंने, इसका 10% 12 हो जाएगा, 30% 36 हो जाएगा, 36 में 6 जोड़ा 42 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 12% 10% 12 है,
और उसका 5% निकालूंगा तो वो आधा हो जाएगा कितना, 6। तो 30% तो हो गया कितना, 36। 36 में 5% और जो हो रहा 6, तो 42 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ रहा है, 36। आंसर है अपना। बिल्कुल भैया, 36 इसका आंसर है। ऑप्शन मेरे पास लिखे हुए हैं, इसके जो ऑप्शन थे वो 16, 36, 18 और 72, ये चार ऑप्शन थे, उसमें से अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 31st टर्म तक है। देखिए भैया, यहाँ पर ये प्लस का माइनस का कटते जाएंगे, ये कटेगा, ये माइनस का है, ये कटेगा, ये प्लस, ये माइनस आएगा, यहाँ पर ये कटते जाएगा। अच्छा, ऐसे कटते जाएंगे, लेकिन 31st टर्म है टोटल। तो देखिए भैया, 30 टर्म तक तो कटते जाएगा, इवन नंबर चल रहा है दो दो के जोड़े में। 31वीं टर्म बेचारा अकेला बैठ कर देख रहा है, और 31वां टर्म शुरुआत में क्या आएगा, 14 आएगा, तो 14 थी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है बता देता हूँ। हाँ, 16 नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वो है -14, ये नहीं होगा। दूसरा है 28, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 14, यही आंसर है अपना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इतना। लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इतना। डेप्थ को हम हाइट के नाम से भी जान सकते हैं ना, वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसका जो डायगोनल दिया हुआ है, अच्छा डायगोनल कैसे निकाला जाता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इसका रिलेशन होता है डायगोनल के साथ ही। तो यहाँ पर डायगोनल बोल रहा है 5/14। 5/14 है क्या ये, एक सेकंड रुकिएगा, 5√14 करिएगा इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। तो ये 5√14 आ जाएगा का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 इंटू में 14, 250 और 100, 350। 350 आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या निकालना है यहाँ पर सर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है पता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है सरफेस एरिया। अच्छा भैया देखिए, एल बी एच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो एलजेब्रा यदि आपने पढ़ा है तो घंटी तो बजना ही चाहिए भैया। किस तरीके से, जैसे मंदिर की घंटी बजती है। क्या रिलेशन होता है, यदि मैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करता हूँ ना भाई, तो वो बनता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये बनता है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 32 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच एच स्क्वायर 350 दिया हुआ है, प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए कितना। नहीं निकालते आता तो इसकी ट्रिक पता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12। भैया 2 का पहली बार में क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, दूसरी बार में क्या करते हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12 का 2 लिख देंगे यहाँ पर, 1 कैरी ओवर, यहाँ पर 1024 इसका आंसर है। मैंने आपको निकालना बताया है ना भाई, 32 का स्क्वायर करना है, तो पहले 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर 3 2 जा 6 6 2 जा 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, फिर 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 1024। ठीक है, नहीं आता है तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का 350 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। माइनस करिए, सरफेस एरिया ही निकालना था ना, माइनस करेंगे 350, 650, 674 इसका आंसर है भाई। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है आपका भाई, आ रहा है इसमें दिख रहा है। ठीक है, 674 इसका आंसर है। मधु bought an article for rupees X. The percentage of profit and loss after selling the article। भैया ये सेम क्वेश्चन है, कल सीएचएसएल में मैंने बताया था आपको। सीएचएसएल के जो प्रैक्टिस सेट में कवर करा रहा हूँ भाई, कल ही सेम सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए ऑलिव बोर्ड के। मैंने कल आपको सीएचएसएल का सेट कराया था, इंपॉर्टेंट सेट बोलकर। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देखें उसको। बार बार आपसे एक ही एक बात रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझे बात को। एक पर्सन ने एक्स रुपए में खरीदा, मतलब वो कॉस्ट प्राइस है भाई, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए। वो बोल रहा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इतने में बेचने पर, इतने पे बेचने पर बराबर ही होता है, बराबर ही होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। जब भी कॉस्ट प्राइस निकालने का बोल रहा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बराबर है, तो उस केस में सीपी जो होती है वो दोनों कीमत को जोड़कर, दोनों कीमत को जोड़कर, दोनों कीमत को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, मुझे लग नहीं रहा ये सही होगा। 1955 में 45, 2000, 4600 अपॉन में 2, तो सही तो हो गया ना भाई, 2300 आंसर आ रहा है। ऑप्शन देख लेते 2300 आंसर है या नहीं। बिल्कुल भाई, फोर्थ ऑप्शन है इसका 2300, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कर सकते हो आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अमर, अकबर एंड एंथनी एक साथ इतना इन्वेस्ट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर अमर को रिसीव होता है 1570 रुपए, अकबर को रिसीव होता है 2355 रुपए, और एंथनी को रिसीव होता है 2826 रुपए। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ अमर एंड एंथनी। भाई ये क्वेश्चन तो रियल बोलूंगा ना तो छोड़ने लायक क्वेश्चन था, सच बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। यदि एक
एक्चुअल में यदि एक प्रिपरेशन करते हुए स्टूडेंट की नज़र से बोलूं जो पूरा घिस चुका है अच्छे से, अगर उसने प्रैक्टिस करी है तो वो इस तरीके क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ेगा। अगर लास्ट में समय मिलेगा तो ही टच करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको छोड़ने में भी कलाकारी है भाई। यदि समय से छोड़ दिया तो काम का है, यदि छोड़ने में देर लगाई तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए इस तरीके क्वेश्चन को पहली नज़र में देखते ही छोड़ देना है। पहली नज़र में जिस तरीके से प्यार होता है ना भाई, उसी प्रकार से इसको छोड़ दें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। आशिक लोग कान खड़े हो गए ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आशिकी नहीं, अमर अकबर एंथनी के बारे में बोला गया है कि इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा है। भाई जिस रेशो में प्रॉफिट होता है उसी रेशो में कमाई होती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ना मैं ऑप्शन लिखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन से ही हम इसको उड़ाएंगे, कोशिश करेंगे ऑप्शन से उड़ाने की। 8644। अगर मैं होता तो मैं क्या करता आपको बता देता हूँ कि यदि मैं लास्ट में समय मिल जाता है मुझे एक आध मिनट का, एक दो मिनट का, तो मैं क्या करूंगा। 5864 और 6864, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहली चीज तो ये, तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना, तो भैया उसी रेशो में होगा। तो मैं मान लेता हूँ सर ये इतना ही रेशो है, इसको काटने से क्या मतलब है, बाद में काटो या पहले काटो बात तो एक ही है, लेकिन इतना काटने से कोई मतलब नहीं। तो टोटल जो है वो 36894। यदि इसी रेशो में मैंने मान लिया तो टोटल ये रेशो की कितनी वैल्यू है, 1500। तीनों को ऐड करते देखिए, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 1570 और 1500 और 2300 कितना होता है, 15 और 3 1800 और 2000 3800। 3800 और 8 4600, 5600 6600, 6670, 6670, 6700 मान लेता हूँ। चार कम कर दूंगा, 6700 मतलब 6700। 6700 में मैं 55 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6755। लेकिन उसमें से हमने चार एक्स्ट्रा जोड़ा था, उसको कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6751। तो कितना आ गया, 6751। इस तरीके से ऐड करके। और निकालना किसका हिस्सा भाई, अमर और एंथनी का डिफरेंस निकालना है। अमर भैया ये हैं और एंथनी भैया ये हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1570 और 2826 का, 26 का डिफरेंस निकालना है। तो ये तो 6 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, ये 5 हो जाएगा, 7 में से 5 गया, 2 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो 1256। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से। 1256 का मतलब पता है क्या है, 16 का टेबल में पूरा जा रहा है भाई। आप बोलेंगे कैसे जा रहा है, देखिए यदि आपको 16 का टेबल पता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको 16 का टेबल पता है तो देखिए 8 तो पता है ना, 8 के टेबल में ये आता है। यदि मैं इसको पोस्टमार्टम करके लिखूंगा तो 8 वन जा 8, 4 यहाँ, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56। इतना ही कट रहा है क्या, 8 वन जा 8, 7 टू जा 40। हाँ देखिए 8 वन जा 8, बिल्कुल सही। 4 इधर, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, बिल्कुल। तो आप देखेंगे आंसर 8 का मल्टीपल है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आंसर में 8 के साथ साथ इधर एक और 2 मिल जाएगा, तो 14 तो होना ही चाहिए सर, नीचे 2 बैठा नहीं है। तो देखिए एक दो इधर से भी मिल सकता है, तो 16 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, क्योंकि दो तो कट नहीं रहा, नीचे 2 नहीं है। देखिए भाई, अगर किसी भी नंबर की इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 नहीं है तो उसके अंदर 2 नहीं बैठा है। ये विभाज्यता के नियम में आपने पढ़ा होगा। तो सर इसमें अगर 2 नहीं है तो ये 2 कटेगा नहीं यहाँ से, तो मतलब इसमें इसके अंदर 2 तो बैठा है। तो ये एक यहाँ से तो 8 निकल कर आ गया और 2 यहाँ पर भी है। तो ये आंसर 16 का मल्टीपल होगा। देखिए 16 का मल्टीपल कौन कौन सा आंसर है। और यूनिट डिजिट पता है कितना होगा, यूनिट डिजिट भी देखिए। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर 6 चुकू 24, तो ये 4, और यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 सभी का आ रहा है, 4 सभी का आ रहा है, और 16 का मल्टीपल होना चाहिए। 16 पंजे 80, 16 चुकू 64, ये नहीं है 16 का मल्टीपल। 16 16 4 जा 64, 16 दूनी 32। एक सेकंड, हाँ 16 दूनी 32, 16 4 जा 64, ये भी नहीं है भाई। 16 तिया 48, 10 106, 16 छंग 96, 10 104 भी नहीं आता, ये भी नहीं है। 16 ये है क्या यार भाई, 16 4 जा 64, 4 इधर गया, 16 2 जा 32, 42, 134 भी नहीं आता, ये भी नहीं है। 16 4 जा 64, ये तो होना ही चाहिए, 64 का 4 यहाँ गया। 16 2 जा 32, 14, 144 आता है, बिल्कुल आता है, ये पूरा कट रहा है भाई 16 से, तो यही आंसर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था। आपको समझाने के लिए इतना समय लगा, अगर मैं खुद करता या आप खुद करेंगे तो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो कोशिश करें, अदरवाइज इसको छोड़ें। यदि प्रिपरेशन नहीं है तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए ना छोड़ दें भाई। ठीक है, क्योंकि उसमें रेशियो लेकर समय ही लगेगा। ध्यान से देखेगा ये क्वेश्चन क्या बोला गया है। इन हाउ मेनी ईयर्स वर, बार ग्राफ दिए हुए हैं, क्या बोला गया है, ग्राफ शोन दी नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन टू डिफरेंट स्कूल्स नेम्ड ए एंड बी फ्रॉम 2010 से 2014।
2010 से 2014 तक के जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके बारे में दिया गया है कि स्कूल ए में कितने ने एडमिशन लिया 2010 में, तो 320 स्टूडेंट ने। स्कूल बी में कितना लिया, तो 400 में। इस तरीके से पूरा दिया हुआ है आपको। कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, 2010 से 14 तक का। आपसे क्या बोला है, इन हाउ मेनी ईयर, कितने वर्षों में, वर द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन स्कूल ए, मतलब ए में जो इतने सालों में लिया है वो कम है, लेस देन 3/4 ऑफ द एवरेज ऑफ न्यू एडमिशन इन स्कूल बी। भैया 5 सालों में स्कूल बी में जितने भी स्टूडेंट ने लिया उनका एवरेज। तो सबसे पहले बी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं हम। तो सर बी वाले अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स निकालता हूं तो देखिए 400 और 540, 940, 940 और 60, 940 और 60, 1000, 1900, 1900 और 400, 2380, 2380, 1900 और 480, 2380। 2380 में इसका एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कितना हो रहा है, 5 4 20, 5 7 35, 5 6 30, 476। अब इसमें क्या बोला है, लेस देन 3/4 ऑफ द एवरेज, तो भैया इसका 3/4 निकालिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 36, 19 3 जा 57, तो 357, 357। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर 3/4 ऑफ द एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन बी, उसका आंसर आ गया 357। अब यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वो बोल रहे हैं कि इतने पूरे सालों में ऐसे कितने साल हैं जिसमें जो स्कूल ए में एडमिशन बच्चों ने लिया है वो 357 से कम है, कितने साल हैं इसे। तो सर पहला तो 2010 में है, देखो 320 स्टूडेंट ए में। उसके बाद 420, तो सर ये तो बड़ा हो गया, चाची 420 बड़ा हो गया, ये 600 भी बड़ा हो गया, 400 भी बड़ा है 357 से, 540 भी बड़ा है। तो सिर्फ एक ही 2010 ही ऐसा साल है जिसमें 357 से कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। समझ में आ गया भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें समय लग सकता था। इसमें मैं देखता हूँ टॉपर ने कितना समय लिया है। हाँ भाई, 1.5 से 2 मिनट का समय इसमें लिया गया है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन स्पीड में करोगे तो हो जाए। फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसके ऑप्शंस बता देता हूँ क्या क्या दिए हुए हैं। 1 3 7 21, यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है भाई, आखिरी के 2 डिजिट, सिर्फ एक डिजिट से मतलब, बाकी किसी से नहीं। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है ना, तो 3 की पावर 244, और पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर लिख दें सिंपल करके। 4 से डिवाइड करिए, और यदि रिमाइंडर जीरो आ जाए, यदि रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। देखो पहले तो 4 से, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, कि आपका जो भी नंबर है उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखना है, बाकी हटा देना है। उसके बाद जो पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। यदि रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब पूरा कट रहा हो, तो वहां पर पावर 4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 4 से पूरा कट जाएगा, तो इसलिए पावर 4 ही लिखेंगे इनटू में। ये भी 4 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर भी पावर 4 ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 7 49, फिर 9 4 इस तरीके से करेंगे तो इसकी पावर कैसे आएगी, 7 का 4 बार करके तो 9999 लिखाएगा। देखो ऐसा, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 49 इंटू में 49, तो 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट यहाँ से 1 आ गया। 3 की पावर 4 मतलब क्या, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तोड़ लो, तो 9 और इंटू में 9, 81 1, तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 1 ही आना चाहिए भैया, 1 यही है, 1 यही है। बहुत सारे बच्चे, 1 लाख से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, 7 या 21 करेंगे, यहाँ से देखकर घंटी बजाकर, और 21 टिक लगा देंगे। बिल्कुल भी गलती मत करना फालतू की, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है भाई। तो ये रहे गाइज आपके पूरे 25 क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट के। आई होप कि आपको ये पूरे 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर 25 क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आए भाई, तो कमेंट में लिखकर बताएं कि इससे आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। यदि आपको हेल्प मिलती है तो अगले वीक से मैं ये मॉक टेस्ट कंटिन्यू करूंगा, और यदि आप चाहते किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का भी मॉक टेस्ट एनालिसिस कराना है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। CHSL के प्रैक्टिस सेट आपके रेगुलर चल रहे हैं, आने वाले 10-15 दिनों में आपके CHSL के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो भाई अच्छे से लास्ट मोमेंट पर अच्छे से प्रैक्टिस करते चलें, सीरियस होकर पढ़ाई करें। और अब ज्यादा जो CHSL के कैंडिडेट, जो सीरियस कैंडिडेट जो CHSL को ही टारगेट कर रहे थे, अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दो, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ा है बस उसको सवार लो। इन 15 दिनों में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, दैट्स इट। बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में CHSL के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।